So welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो हम इस वीडियो में AFSB प्रिपरेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि आप अगर AFSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं या किसी कोचिंग से भी अगर कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का आप मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या जो मैंने अपने मेंटर से सीखा या और भी दोस्त जो लोग रिकमेंड हुए और अभी सर्व भी कर रहे हैं उनसे बातचीत करने से सीखा, वो यहाँ पे हम शेयर करेंगे, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग AFSB इन दिस वीडियो। ओके, वन बाय वन जो टेस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को उसके बारे में बात करते चले जाएंगे एंड इन द लास्ट इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन वी जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार जो लिखा है मैंने, इफ़ यू थिंक यू हैव इट इन यू, यू हैव। ठीक है, बेसिकली हमें पहला अटैम्प्ट में, अगर पहला अटैम्प्ट हमारा कॉन्फ्रेंस आउट का है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या यार मैं इस गेम के लिए बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, इस चीज़ के लिए बनाऊँ। SSB एक गेम की तरह ही है, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि यार क्या मैं इसे एक्सेल कर सकता हूँ अगर पहला अटैम्प्ट हमारा कॉन्फ्रेंस आउट का है। अगर पहला अटैम्प्ट हमारा स्क्रीन आउट का हो गया, दूसरा कॉन्फ्रेंस आउट का है, तो फिर हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। देन यू कैन टेक 2-3 अटैम्प्ट्स, फिर हमें सेल्फ रियलाइजेशन आती है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, या रियलाइजेशन आ जाती है मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की गेम नहीं है, तो इट्स बेटर टू क्विट नाउ। ठीक है कि आप अपने 2-3 साल और वेस्ट करिए, बिकॉज मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने 27 की एज तक NCC एंट्री और ये जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं 27 की एज तक वो देते रहे, उन्होंने कोई और एग्जाम ट्राई नहीं किया, नथिंग, एंड दे नाउ एट द एज ऑफ 28 दे आर थिंकिंग कि मैं किस तरफ को जाऊँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा माइंड में थॉट आ जाता है कि मेरे लिए ये चीज़ें नहीं बनी है, मैं टीम वर्क नहीं कर पाता हूँ, मैं खुल के नहीं सामने आ पाता हूँ, तो इट्स बेटर टू क्विट नाउ एंड अपना बैकअप जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू करिए। जो भी आपका प्लान बी है आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अपना प्लान बी को स्ट्रॉन्ग करिए कि कैसे अगर मैं बाई चांस नीचे गिरूंगा तो ज़्यादा नीचे ना गिरूँ, मेरे पास प्लान बी मेरे को संभालने के लिए ज़रूर हो। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं ये कर सकता हूँ, भले अभी मेरे में कुछ फ्लोज हैं लेकिन आई कैन डू इट, तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, बातचीत होगी। पहले की डेट सिलेक्शन आ चुकी है आपकी, है ना, तो 19 को डेट सिलेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 2 आवर्स के अंदर अंदर ही जो फेवरेबल डेट्स हैं वो सारी ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। तो आप अपना शेड्यूल को इतना बिजी मत रखना कल के दिन कि मैं बाद में डेट सेलेक्ट करूँगा, 3 दिन का टाइम आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 आवर्स के अंदर अंदर जो फेवरेबल डेट्स हैं सारी पिक हो जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी आने वाली SSB जैसे डायरेक्ट एंट्री कोई दे रहा है या IMA OTA के हिसाब से देख लेना कि कोई डेट क्लैश ना करे, तो कि आपको फर्दर फिर एयरफोर्स वालों को मेल ना करना पड़े कि मेरा IMA का SSB आ रहा है, डेट चेंज कर दो। उससे बेटर ये है कि आप अभी सोच समझ के कि IMA का SSB कब आएगा, OTA का कब आएगा, या कोई और एंट्री आप देने वाले हो तो उसका SSB कब आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी एक सोच समझ के डेट सेलेक्ट करें, ताकि आपके माइंड में आपका रोड मैप क्लियर रहे कि इस मंथ में मेरा ये SSB है, इस मंथ में मेरा ये SSB है, मेरे को तैयारी इस तरीके से करनी है। ठीक है, इट्स बेटर टू प्लान नाउ देन कि आप आगे चल के डेट चेंज का रिक्वेस्ट डालते रहें। ठीक है, तो डेट सिलेक्शन सोच समझ के कर लेना अभी। और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से बोर्ड में जाएँ, देहरादून जाए, गांधीनगर जाए, मैसूर जाए या गुवाहाटी जाए, रिपोर्टिंग कम होती है, गुवाहाटी में स्क्रीनिंग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे जो बोर्ड्स हैं इक्वली गुड हैं, तो जाओ आपके घर के पास है वहीं पे जाइए, बेटर है। आगे बढ़ते हैं। पहली बात हम कर रहे हैं OIR की, बिकॉज बेसिकली OIR को जो हम रिटर्न एंट्रीज़ वाले हैं OIR को सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है हमने रिटर्न निकाला है, हम OIR इजीली एक्सेल कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमने टाइम के साथ OIR की प्रैक्टिस नहीं करी और प्रॉपर OIR टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो हमारा OIR ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो OIR पे एम्फेसिस ज़रूर करना है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस अभी मैं बच्चों को जब गाइड भी करता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ, तो उसमें भी ऐसा रहता है जो बच्चे रिटर्न निकाल के आते हैं वो OIR को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको मैं OIR सेट शेयर करता हूँ, कभी सोल्व नहीं करते हैं वो। अगर कंपेयर किया जाए जो डायरेक्ट एंट्रीज़ वाले हैं, SSC TGC नेवी स्पेशल एंट्री ये सब वाले हैं, तो वो OIR को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जो सोल्व भी करते हैं। तो रिटर्न एंट्री वाले को भी ये रिक्वेस्ट है कि आप OIR को थोड़ी इंपॉर्टेंस दें, OIR प्रैक्टिस करके जाएँ, ताकि आपका जो है OIR 1 आए। ठीक है, आप उससे नीचे ना गिरें। OIR 1 का इंपॉर्टेंस रहती है, इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, बिकॉज इंटरव्यूअर को पता होता है इसका OIR कितना आ रखा है, तो फिर वो उस तरीके के अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछता है। और जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जवाब देंगे तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होगी और हमारे चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो गिव एम्फेसिस ऑन OIR एज वेल। जो भी आप जो ये चीज़ पढ़ सकते हैं आप, जो भी बुक आपके पास है सारी बुक्स OIR के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको OIR का कुछ प्रैक्टिस सेट जैसे होते हैं जो आपको पता होते हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, OIR के लिए फ़िलहाल इतना ही, बस टाइम्ड प्रैक्टिस OIR की ज़रूर कर लीजिए। बारी है स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि नरेशन और GD ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारी टू गेट स्क्रीन इन एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर थिंग्स, कि आपने OIR किस तरीके का किया है या आपने स्टोरी किस लेवल की लिखी है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, पर जो ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी नरेशन एंड GD। ठीक है, कि आप एयरफोर्स नरेशन एकदम फ्लुएंसी वाली अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट सब कर दें, और आप 2-3 ग्रुप डिस्कशन पॉइंट जरूर दें। ठीक है, और फिश मार्केट में ना, ये जो आपके पॉइंट्स है ये फिश मार्केट वाले ना हो। फिश मार्केट का मतलब है कि 7 से 8 लोग बोल रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता एयरफोर्स FCAT एंट्री में कि आप सिंगल बंदा बोल रहे हो। रेयर ऑफ द
रेयर चांस है कि कोई सिंगल आदमी जीडी में बोल रहा हो। ऐसा हमेशा होगा कि 2-3 लोग बोल रहे होंगे। तो जो 2-3 लोगों के बीच में बोल रहे होंगे उसी समय आपने गैप क्रिएट करके अपना पॉइंट रखना है। 7-8 लोगों के बीच में बोल के अपना पॉइंट वेस्ट मत करना, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स देने हैं, 2-3 पॉइंट अच्छे देने हैं, गैप क्रिएट करनी है और उसके हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, नरेशन की और जीडी की। हम स्टोरी राइटिंग सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, सबको पता है जाके पहले दिन स्टोरी लिखनी है, स्टोरी मेन है, तो स्टोरी राइटिंग सब प्रैक्टिस करेंगे। कोई कोई होगा जो नरेशन की प्रैक्टिस करेगा। हो सकता है कि मान लो एक एवरेज लेते हैं, ठीक है, कि 100 बंदे स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100 में से 75 नरेशन प्रैक्टिस कर लेंगे। 75 में से हार्डली 25 ही होंगे जो ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है वो ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। जैसे मान लो आपने स्टोरी लिख ली, आपने उसकी नरेशन प्रैक्टिस कर ली, फिर सोचिए कि इस स्टोरी में अब मैं पॉइंट्स किस तरीके के दे सकता हूँ। अच्छा, स्टोरी में ये चीज़ एक मेंशन है, पिक्चर में ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं ये एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि यार पिक्चर में ना 2 लोग इस तरफ खड़े थे, 2 ऐसे खड़े थे, तो ये एक डिस्कशन टाइप लग रहा था, तो एक ये पॉइंट हो गया। इस तरीके से आप वहीं पे जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पर सोचना शुरू करिए, अपने माइंड को ग्रूम करना शुरू करिए कि आप किस तरीके से पॉइंट्स सोचेंगे, ठीक है। तो वहीं पर फिर आप जब वहाँ पे होंगे इंटेंस प्रेशर हॉल में, तो आपका माइंड वर्क करेगा कि यार अभी मेरे को पॉइंट्स देने हैं, तो मैं किस तरीके के पॉइंट्स दूँ। तो आप अगर घर से तैयारी करके जाएंगे, अच्छे वैल्यूएबल पॉइंट्स आप सोचने की प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी और आप ऐसे ही अनडिशन्ड पॉइंट नहीं फेंकोगे, ठीक है। सोच समझ के अच्छे वैल्यूएबल पॉइंट्स फेंकोगे, और अगर आपने 2 पॉइंट भी अच्छे फेंक दिए और असेसर के काम तक पहुँच गए तो यू आर स्क्रीन्ड इन, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। हार्डली कोई बच्चा ग्रुप डिस्कशन, पीपीटीटी ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस घर पे करता होगा। वो करनी है आपको, सोचने के अच्छा मैंने इस तरीके की स्टोरी लिखी है, इस तरीके की स्टोरी से मैं क्या पॉइंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर पिक्चर से मेरे को क्या और हेल्प मिल सकती है पॉइंट देने के लिए। इस तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। और नरेशन की प्रैक्टिस तो टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, 50 सेकेंड्स का टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बारी है साइक प्रैक्टिस की। तो इसमें भी हम ब्रीफ में देखेंगे कि हम साइक प्रैक्टिस कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहला, टैट। मान लो आपने एक पिक्चर ली, उसके ऊपर 3 स्टोरीज लिखी है, ठीक है। ये एक तरीका ये होगा टैट को कि एक पिक्चर पे 3 स्टोरीज। उसके बाद 3 पिक्चर्स ली, उसके ऊपर एक एक स्टोरी लिखी। नेक्स्ट डे फिर उन्हीं पिक्चर्स पे एक एक स्टोरी लिखी विद डिफरेंट थीम्स, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि क्वालिटी इंक्रीज़ हुई है स्टोरी की। जो कल पिक्चर लिखी थी और आज जो मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, बिकॉज 24 आवर्स का गैप हो जाएगा, तो आपको उन पिक्चर्स के बारे में सोचना है कि मैं और इस पिक्चर में क्या इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इसकी क्वालिटी, इस स्टोरी की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। तो फिर दोबारा आप लिखिए। और सारी प्रैक्टिस आपको टाइम प्रैक्टिस करनी है, 4 मिनट का टाइमर लगा के, विदाउट टाइम प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा तरीका कि आप वही सारी एक एक पिक्चर पे एक एक स्टोरी लिखते जाएँ। वो भी ठीक है, सारे मेथड सही है। जो मेथड मैंने ज़्यादा अपनाया था वो ये वाला था, ये भी ज़्यादा अच्छा है, वो सारे इक्वली गुड हैं, आप अपना सकते हैं, पर प्रैक्टिस करते रहना। और ये भी सही मेथड है। आगे बढ़ते हैं। वैट का सबसे सही तरीका है, ठीक है। आप अपनी स्पीड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, किसी ऐप वगैरह पे अवेलेबल होंगे फ्री वाले, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अपने चैनल पे भी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, अपने चैनल पे भी 2 शायद हैं, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट वे जो है वैट को एक्सेल करने का है वो है प्रैक्टिसिंग रैंडम वर्ड्स। आप चलते फिरते इधर उधर घूमते रैंडम वर्ड्स, मान लो आप अपने दोस्त के साथ हो तो फ्रेंड पे एक सेंटेंस सोचा, एक और सोचा, 2-3 सेंटेंस फ्रेंड पे सोचे, तो आपको पता लगेगा कि जब आपने जो 3rd 4th सेंटेंस आपने फ्रेंड वर्ड पे सोचा है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको खुद सोच के खुद बोल के वो सेंटेंस इतना अच्छा लगेगा कि यार सेंटेंस कितना सही बना। आप मान लो फ्रेंड वर्ड आपने पिक किया कि आज फ्रेंड वर्ड पे एक सेंटेंस सोचूंगा, तो आपने पहला सेंटेंस सोचा, सेकंड सोचा, थर्ड सोचा, तो इनकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, बिकॉज आप अभी जो पहले वाला सेंटेंस था उससे बेटर सोचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितने ही वर्ड्स के कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस स्टोर रहेंगे, फिर वो सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट वर्ड्स के साथ रिलेट करने में, ठीक है, और वहाँ पे सेंटेंस मिनिमम टाइम में क्रिएट करने में और लिखने में। सेम विद द एसआरटी, जितनी ज़्यादा एसआरटी हम प्रैक्टिस करेंगे, रीड करेंगे, फिर उनका सोल्यूशन सोचेंगे बेस्ट वे में, उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। आप खुद से भी एसआरटीज क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा जो रिपीटर है वो खुद सोच सकते हैं कि यार पिछली बार एक ऐसी एसआरटी आई थी तो इसमें क्या लिख सकते हैं, या खुद से एक सिचुएशन क्रिएट करोगे आने वाली एसएसबी में ऐसी एसआरटी आई तो उसका क्या लिखूंगा, तो वो बेस्ट वे है, ठीक है। बाकी जो आप गूगल से या यूट्यूब से प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी टाइमिंग चेक करने के लिए, जो ज़्यादा आपके माइंड को शार्प करेगा या आपकी थिंकिंग को फास्ट करेगा, वो विदाउट पेन पेपर खुद सोचना, खुद वर्ड सोचना और खुद उस पर सेंटेंस सोचना, खुद सिचुएशन सोचनी और उस पर सेंटेंस, उस पर रिस्पॉन्स सोचना, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आपका एसडी है, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है कि आप 15 मिनट में अपना एसडी कंप्लीट कर सके। अगर आप 15 मिनट में अपना एसडी छोड़ दे रहे हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बैड इंप्रेशन डालता है असेसर पे,
ठीक है। अपना SD आप अगर आपने अपना SD अभी तक किसी से चेक नहीं करवाया तो आप अपना SD मेरे को टेलीग्राम पे भेज दीजिए। तो उसको उसमें जो भी इंप्रूवमेंट होगा, अगर बेस्ट होगा तो बेस्ट बता दिया जाएगा, अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। मेरे मेंटर मेरे को बताया करते थे कि SD लिखते समय कभी भी असेसर को खुद से नहीं बताना है कि यहाँ से फटी हुई है। पार्डन, वो यही वर्ड्स यूज़ किया करते थे कि SD में ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि असेसर को हम खुद बता दें कि भाई यहाँ कमी है। ठीक है, तो अच्छी SD लिखनी है। और अगर आप चेक करवाना चाहते हैं अपनी SD के बाद तो टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, उसका आपको फ्री चेक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी GTO प्रिपरेशन, यहाँ पर हमने एक लाइन लिख रखी है, GD GP लेक्चरेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन AFSP। ठीक है, जैसे हमने आर्मी के बारे में सुना हुआ है कि PGT, कमांड टास्क, ये सब ज़्यादा मैटर करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स बहुत मैटर करते हैं। AFSB में ये सुनी सुनाई बातें हैं कि GD GP और लेक्चरेट ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, फिर फेयर ऑफ हाइट भी, जो उसके हैं हाइट वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, वो भी मैटर करते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, बाकी चीज़ें भी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, पर ये ज़्यादा है, इनका थोड़ा वेटेज कह सकते हो असेसर के माइंड में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे हम GD GP लेक्चरेट अच्छा कर सकते हैं? नॉलेज, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। नॉलेज, अपना नॉलेज के बारे में शायद आगे लिखा हुआ है। नॉलेज बूस्ट करिए अपना, जितना नॉलेज हो सके। हम लोगों ने भी जब हम रिकमेंड हुए तो एक कोट तैयार किया था कि वी SSB एस्पिरेंट्स चेरिश आवर पर्सनैलिटी विद द नॉलेज। ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी को चेरिश करते रहिए विद द नॉलेज। हर स्फेयर का, जिस स्फेयर में आपका इंटरेस्ट है, जिस स्फेयर में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, या आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन है, या किसी भी तरीके से वो स्फेयर आपसे रिलेट करता है, उस स्फेयर उस ब्रांच के बारे में आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। पार्डन माय हिंदी। ठीक है, तो उसके बारे में अच्छे से आपने स्टडी करनी है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तभी आप ये जो GD लेक्चरेट जैसे जो है इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। GPE की प्रैक्टिस करिए, ओनली वे है। GPE पे 2 वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो देखिए तो आपको हेल्प मिलेगी। और थोड़ा सा यहाँ पे ऐड भी करेंगे कि सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये GTO है। फिर अपना PGT, HGT और कमांड टास्क, इसमें अपना टेम्परामेंट सेट रखना है, नॉर्मल परफॉर्म करना है। कहीं भी असेसर को ऐसी वाइब नहीं आनी चाहिए कि उतावला हो रहा है, बेकाबू हो रहा है आदमी, ज़्यादा ओवर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। अपनी एकदम काम कंपोस्ट पर्सनैलिटी सामने आनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है इन द टाइम ऑफ GTO। फिर ये है हमारे अभी प्रॉपर ऐड ऑफ द मेंटरशिप। ठीक है, कि अगर आप 1-on-1 AFSB मेंटरशिप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, किस ऑर्डर में क्लास होती है। मान लो सबसे पहले आपकी एक क्लास हो जाएगी, फिर मान लो वो क्लास हुई है वैट के ऊपर। ठीक है, फिर वैट के हम विदाउट टाइम प्रैक्टिस करेंगे, उसका एनालिसिस देंगे और आपको इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बताएंगे। तो ये प्रैक्टिस चलेगी 3 डेज़। ठीक है, उसके बाद हम टाइम्ड प्रैक्टिस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। टाइम्ड प्रैक्टिस भी चलेगी 3 डेज़। एक वीक ये स्टडी करने के बाद हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, मान लो हम फिर आ जाएंगे SRT पे या फिर किसी और सब्जेक्ट पे। इस तरीके से केस चलता रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जो मेरे चैट का लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे जो टेस्ट हैं उसमें इंक्लूडेड हैं, आप एक बार देख सकते हैं। वीडियो लंबी खींच जाएगी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू में जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है वो है आपका फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। आपको खुद इंटरव्यू में भी अगेन द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू इज़ सेल्फ क्वेश्चनिंग। खुद से क्वेश्चन पूछो कि यार मेरा PIQ ऐसा है, ये मैंने किया हुआ है पास्ट में, और ये मैं करना चाहता हूँ आने वाले समय पे, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उन क्वेश्चंस में जहाँ पर भी फैमिली या फ्रेंड्स आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हो जाते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कहीं भी अगेन यहाँ से भी हमारे आंसर से कहीं भी असेसर्स को ऐसी वाइब नहीं आनी चाहिए कि ये हाँ यहाँ पे इसमें कमी है। तो आंसर्स जो है वो अपने उस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एयरफोर्स नॉलेज इज़ द की, ये रहा, नॉलेज इज़ द की टू एक्सेल इन द एयरफोर्स इंटरव्यू। ठीक है, नॉलेज अगेन, तो अपनी एयरफोर्स नॉलेज बूस्ट करिए। उसके रैंक्स, कमांड्स, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्या काम होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कितनी देर की होती है, कहाँ होती है, फिर इनका स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे ऊपर कोर होती है, जैसे आर्मी में कोर, फिर अपना कमांड, इस तरीके से चलता है, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर जिस ब्रांच के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन नॉलेज इज़ द वर्ड, नॉलेज इज़ द की टू एक्सेल इन द एयरफोर्स इंटरव्यू। तो ये एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन थी टू प्रिपेयर फॉर द AFSB। ठीक है, होपफुली इसने आपको हेल्प किया। अगर इसने आपको 1% भी एक भी बात अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आप प्रॉपर मेंटरशिप चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाके मेरे को मैसेज करिए, तो एवरी मंडे जो है वो क्लास स्टार्ट होती है, तो आप उस हिसाब से अपना मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, सीडीएस इज़ ऑन द लाइन। सीडीएस के लिए हाँ एक थोड़ी सी चीज़, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, सीडीएस के लिए भी एक चेक योर प्रिपरेशन करके सीरीज़ चल रही है, चेक योर प्रिपरेशन ऑफ CDS।
इस सीरीज़ को आप जरूर देखिए, आपको एक अपना सेल्फ चेक मिल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट करने में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल।